हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने सीखा था हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो मैंने आपको वो पूरा प्रोसेस बता दिया था। वो प्रोसेस एक्सरसाइज 4.4 आज हम करने के लिए जा रहे हैं, उसमें भी यूज़ होगा। मैंने स्टूडेंट इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आता है। दूसरी बात यह है कि इसमें आप वो तमाम चीज़ें सीख लेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में यूज़ हो रही हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस के बजाय लॉन्ग क्वेश्चंस पे अपना टाइम ज़्यादा लगा दें तो मेरे हिसाब से इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व वेयर एवर पॉसिबल द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। स्टूडेंट, हमें 3 इक्वेशंस दी जाएंगी इस क्वेश्चन के अंदर। 3 इक्वेशंस होंगी और 3 वेरिएबल होंगे। जैसे हमारे को यहाँ पर 3 इक्वेशंस दी गई हैं, 5x1 - 8x2 - 4x3 - 1 = 0, 2x1 + x2 + 5x3 - 4 = 0, 3x1 - 2x2 + 2x3 - 2 = 0। अब देखिए 3 इक्वेशंस हैं और इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल हैं? एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है। हमें इन तीनों की वैल्यूज़ निकालनी है, x1 की, x2 की, x3 की। लेकिन देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक वर्ड है सॉल्व वेयर एवर पॉसिबल। वेयर एवर पॉसिबल का मतलब है अगर पॉसिबल हो तो सॉल्व करो, अगर पॉसिबल नहीं है तो लिख दो नॉट पॉसिबल। अब ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हमारे पास एक मेथड है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तीनों इक्वेशंस में जो कांस्टेंट है उसको राइट साइड पे लेके जाना पड़ेगा। देखें यहाँ पर कांस्टेंट है -1, तो ये -1 यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। अब इसका मैंने नाम रख दिया है इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर -4 है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा +4। इसका मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। और ये है -2, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया -2 से +2। इसका मैंने नाम रख दिया है इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं और मेरा टारगेट क्या है? x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालना। स्टूडेंट, वैल्यू निकालेंगे तो बाद में है, आपको एक काम सबसे पहले कर लेना है। आपको सबसे पहले एक मैट्रिक्स A बनाना है। मैट्रिक्स A क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x1, x2 एंड x3। x1 के साथ क्या लिखा हुआ है, x2 के साथ क्या लिखा हुआ है, x3 के साथ क्या लिखा हुआ है। देखें इन तीनों इक्वेशन में x1 के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5, यहाँ पर x1 के साथ 2, यहाँ पर x1 के साथ 3। तो आप लिख दीजिए 5, 2, 3। ये हो गया x1 का काम ख़त्म। अब x2 के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2, तो क्या आ गया इसके कोफिशिएंट? -8, 1 एंड -2। तीसरी चीज़ क्या बची? x3। यहाँ पर x3 के साथ में क्या लिखा हुआ है, -4, यहाँ पर x3 के साथ में 5 और यहाँ पर x3 के साथ में 2। तो अब आपके पास क्या आ गया, -4, 5, 2। ये देखिए -4, 5, 2। अब आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट स्टूडेंट मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 में बहुत अच्छी तरह सिखाया था और अब आपके लिए कोई मसला नहीं है कि डिटर्मिनेंट किस तरह निकलता है। मैं ब्रीफली आपको एक दफ़ा और बता दूं। सबसे पहले पहला नंबर बाहर निकलता है, 5, 2, 3, -8, 1, -2। डिटर्मिनेंट की साइन लगा दीजिए। इस तरह डिटर्मिनेंट की साइन लगती है कि 2 लाइन्स लग जाती हैं। तो पहला एलिमेंट 5 बाहर आ गया, तो ये आप ये वाली रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। 1, 2 ज़ा 2, बीच में साइन हमेशा माइनस का आता है। -2 × 5 -10, तो बीच में जो साइन माइनस का आता है, इस माइनस की वजह से वो माइनस माइनस प्लस हो गया। पहला नंबर हमेशा एज इट इज आ जाता है, दूसरे नंबर के साथ माइनस की साइन लगती है। अब क्योंकि ऑलरेडी दूसरा नंबर माइनस में है तो वो वाला माइनस और फॉर्मूले का माइनस 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 प्लस हो गया 8। अब ये दूसरा कॉलम इसको छोड़ दीजिए और पहली रो को तो आपको छोड़ना ही होता है। तो बाकी क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 और 3 5 ज़ा 15, ये आपके पास आ गया।
तीसरा नंबर एज इट इज आ जाता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। -4 है तो -4 आ गया। अब तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो को तो आपको छोड़ना ही होता है। 2 2 -4, बीच में साइन माइनस का आता है, 3 1 3, यहाँ तक पहुँच गया। अब इसको कैलकुलेट कर लें, ये आ गया 5, 10 + 2 होता है 12, +8, 4 - 15 होता है -11, -4 और -3 होता है -7। फर्दर इसको मज़ीद कैलकुलेट कीजिए, 12 5 60 होता है, प्लस माइनस -11 8 88 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 7 28 होता है। 60 - 88 -28 होता है, ये आपका +28 है। तो आप इस -28 को +28 से काट दें तो आपका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0। और आप जानते हैं कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर किसी इक्वेशंस के क्वेश्चन के अंदर डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाए तो उस इक्वेशंस का सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होता। इट मीन्स वी आर अनएबल टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x1 x2 एंड x3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज ए इज़ सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर है, हैंस सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। यही इसका फाइनल आंसर है। अब आपको आगे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम स्टक हो गए यहाँ पर। तो अब आपको समझ में आया होगा ये जो लिखा हुआ है सॉल्व वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पॉसिबल है वहाँ सॉल्व करें। कहाँ पॉसिबल नहीं है, जहाँ पर आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए। जब डिटरमिनेंट 0 आ गया तो अब आप आगे कुछ नहीं करेंगे, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। क्योंकि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन इक्वेशंस का पॉसिबल नहीं होता। बात ख़त्म हो गई। अब हम इसीलिए मैंने इसका 5 का पार्ट 6 चूज़ किया था कि मैं आपको बता दूं कि वेरेवर पॉसिबल का मतलब क्या होता है। बट स्टूडेंट्स, एग्जाम में कभी भी वेरेवर पॉसिबल नहीं लिखा हुआ होता, एग्जाम में डायरेक्ट लिखा हुआ होता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अगर वेरेवर पॉसिबल नहीं लिखा हुआ इट मीन्स इट मस्ट सॉल्व, वो लाजमी सॉल्व होगा। तो अब आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए कि वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इस बात को याद रखिएगा। चलें, अब इसका एक और पार्ट मैंने चूज़ किया है 5 का ही। मैं एक क्लास और भी लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर भी इसी का ही होगा। पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास क्या है, 9x + 7y + 3t = 6, 5x - y + 4t = 1, 6x + 8y + 2t = 4। अब ये मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं। ऑलरेडी सारे कांस्टेंट्स उस साइड पे मौजूद हैं। यहाँ पर कांस्टेंट्स इस साइड पे थे तो इसलिए मैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी शिफ्टेड है। अब इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। लेकिन स्टूडेंट काम वही करेंगे, सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए बनाएंगे और उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद सारा काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो उसका तो सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, इसका मैट्रिक्स का सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल। देखें यहाँ पर वेरिएबल थे x1 x2 एंड x3। ज़रूरी नहीं है हर सवाल में x1 x2 और x3 हो, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल हैं, मगर वो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, x, y और t। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड t। तो अब कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स, इट कंसिस्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड t। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 9 लिख दिया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 5। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 6। काम खत्म हो गया। अब y की बात कर लें। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो साथ में लिखा हुआ होता है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 7। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, -1। माइनस की साइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, माइनस मैटर करता है, पूरा सवाल ख़राब हो जाता है। तो माइनस को लिखना नहीं भूलें। तो -1। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 8। सिमिलरली t का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 3। टी का यहाँ पर क्या है, 4 और टी का यहाँ पर क्या है, 2। ये पहला काम है कि आपका मैट्रिक्स ए बिल्कुल सही बने। यहाँ गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब वही बात जो हमने यहाँ किया था, हमने डिटरमिनेंट निकाला था, यहाँ भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, पहला नंबर बाहर निकाल लेंगे, -1 2 -2, बीच में साइन माइनस की आती है हमेशा, 8 4 32। काम खत्म हो गया। पहला वाला नंबर एज इट इज आ जाता है, जो भी साइन होती है। दूसरे वाले नंबर के साथ माइनस की साइन लगाते हैं तो ये हो जाएगा -7। तो अब -7, तो ये वाला कॉलम आप हटा दें और पहली रो तो हटती ही है। तो 5 2 10 हो गया और 6 4 24। अब तीसरा नंबर सेम साइन के साथ आता है, प्लस होगा तो प्लस के साथ, माइनस होगा तो माइनस के साथ। तीसरा नंबर आ गया +3, कॉलम 3 गायब हो गया और रो 1 गायब हो गई। तो +3 बाहर निकाल लिया, 5 8 40 एंड 6 1 6। ये -6 हो जाएगा, बीच में साइन माइनस की आती है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। आगे चलते हैं 9।
-32 और -2 क्या होता है? -34। ये -7 एज इट इज़ आ गया। 10 -24 क्या होता है? -14। साइन का ख़ास ख्याल रखिएगा, साइन गलत दिख दी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। +3 एंड 6 और 40 कितना होता है? 46। और आगे चलते हैं। -34 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, -306 आएगा। माइनस माइनस प्लस 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आ जाएगा। प्लस 3 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे 138 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से -306 प्लस 98 प्लस 138 को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -70। और -70 ज़ीरो नहीं है, इस वाले केस के अंदर तो डायरेक्ट ज़ीरो आ गया था। जैसे ही ज़ीरो आ गया आपने कहा सिंगुलर मैट्रिक्स से सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर -70 आया है तो ज़ीरो से हट के कुछ भी चीज़ आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। अब सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। स्टूडेंट जब सोल्यूशन पॉसिबल हो गया तो आपके पास दो मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। पहले मेथड्स को हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, उसने अपना एक रूल बनाया था, रूल टू सॉल्व 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड। एक क्रैमर्स रूल है और एक मैट्रिक्स मेथड है। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 में कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं, बट एग्ज़ाम के अंदर जो होती है वो रिस्ट्रिक्शन होती है। कभी वो कहते हैं कि सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल्स, कभी वो कहते हैं सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो अब आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए क्योंकि दोनों में से कोई भी एक मेथड एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाता है। चलें, आज की जो क्लास है हमारी उसमें हम क्रैमर्स रूल के ज़रिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छी तरह से देखना है आपको। स्टूडेंट क्रैमर्स रूल जब आप लगाते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रैमर्स रूल लगाने के लिए आपके पास 3 मैट्रिक्स होने चाहिए, A1, A2, A3। और A तो आपके पास आ ही चुका है, डिटरमिनेंट ऑफ A। सबसे पहले हम बनाएंगे A1। A1 क्या होगा? ये जो आपका मैट्रिक्स है 9 5 6 7 -8 3 4 2, A1 जब आप लिखेंगे तो ये जो पहला कॉलम है 9 5 6 इसको आप हटा देंगे। 9 5 6 जब हट जाएगा तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? ये कॉन्स्टेंट्स 6 1 4। तो आपके पास आ गया ये 6 1 4 और बाकी 7 -1 8 3 4 2 एज इट इज आ जाएंगे। 7 -1 8 3 4 2। अब आप निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकालने का वही मेथड है जिस तरह भी आपको सिखाया। तो आप क्या करेंगे? 6 को बाहर निकाल लेंगे। 6 बाहर निकलेगा तो -1 2 ज़ा -2, फिर -7 बाहर चला जाएगा, 1 2 ज़ा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक कर दी, 6 बाहर निकालेंगे -1 2 ज़ा -2, -8 4 ज़ा 32। अगला क्या होगा? -7 बाहर आ जाएगा। जब -7 बाहर आएगा तो 1 2 ज़ा 2, 4 4 ज़ा 16। अगला क्या होगा? +3 बाहर आएगा। 1 8 ज़ा 8, सॉरी बस मैं जल्दी में कर देता हूँ, -4 1 ज़ा 4, -4 +4, यह आ गया। सो A1 इज इक्वल टू 6 -32 एंड -2, ये कितना होता है? -34। -7 16, -16 +2 होता है -14 एंड +3 8 + 4 क्या होता है? 12। A1 इज इक्वल टू 6 को -34 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -204। माइनस माइनस प्लस 14 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 98। आप चाहे तो कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा। 12 3 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू, अब आप कैलकुलेटर में -204 + 98 + 36 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -70। ये आपके पास -70, तो A1 आपके पास आ गया।
तो आपके पास जो x होगा पहला वेरिएबल, वो आपके पास क्या होगा, a1 का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट। a1 का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला है, 11 आपके सामने लिखा हुआ है -70, अपॉन a का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला, वो भी -70 है। इत्तेफाक की बात है, सेम है, वरना ज़रूरी नहीं है सेम हो। -70 से -70 कट गया, आपके पास आ गया 1। हेंस द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन बाय यूजिंग क्रैमर रूल इज 1। मैं आगे जाने से पहले एक्सक्यूज़ मी, एक दफ़ा फिर क्रैमर रूल्स का फर्स्ट पार्ट रिपीट करता हूँ। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ ए तो आपने निकालना ही है और A0 नहीं आना चाहिए। A1 क्या होगा, पहले कॉलम को हटा देंगे और पहले कॉलम को हटा के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो आप लिख देंगे 6 1 4 और बाकी 7 -1 8 3 4 2 ऐसे ही आ गया। फिर आपने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो -70 आ गया। तो आपके पास x क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 आपके पास आया -70, डिटर्मिनेंट ऑफ A भी आपके पास -70 है। -70 से 70 कट गया, x की वैल्यू बना गई। काम ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि अभी तो खाली x की वैल्यू आई है। दूसरा वेरिएबल क्या है, y, उसकी भी वैल्यू निकालनी है। तीसरा वेरिएबल क्या है, t, उसकी भी वैल्यू निकालनी है। अब हम निकालेंगे A2। A2 क्या होगा, कॉलम 1 तो ऐसे ही आ जाएगा 9 5 6। कॉलम 2 की जगह पर जो आपके कांस्टेंट्स हैं वो आ जाएंगे 6 1 4 और कॉलम 3 ऐसे ही आ जाएगा 3 4 2। अब आप निकाल लीजिए इसका भी डिटर्मिनेंट, यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन लगाना मैं भूल गया था। तो अब आपके पास A2 क्या आ जाएगा, 9 को बाहर निकालें, 1 2 2 -16 -6 को बाहर निकालें, 5 2 10 24 +3 5 4 20 -6। थोड़ा मैंने जल्दी कर लिया है इसको क्योंकि मैं समझता हूँ डिटर्मिनेंट अब आपको बहुत अच्छा निकालना आ गया। तो A2 9 2 -16 -14 -6 10 -24 -14 +3 20 -16 20 -6 सॉरी 14। A2 इज इक्वल्स टू 9 को जब आप -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -126। माइनस माइनस प्लस 14 6 84 होता है, 14 3 42 होता है। आप चाहें तो कैलकुलेटर में चेक कर लें। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि 84 और 42 क्या होता है 126, माइनस का 126 प्लस का 126 आपके पास खत्म हो। तो ये आपके पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A2। अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, अब आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू A2 का डिटर्मिनेंट अपॉन A का डिटर्मिनेंट। A2 का डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाला 0, यह भी आपने निकाला है। A का डिटर्मिनेंट आपने पहले ही निकाल लिया -70, और आप जानते हैं जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू क्या आ गई 0। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अब आपको क्या निकालनी है, अब आपको t की वैल्यू निकालनी है। तो अब जगह ख़त्म हो गई है तो मैं इस वाले पोर्शन को रब कर देता हूँ। तीसरा हमारे पास क्या होगा वो किस तरह निकलेगा, अब आप समझ गए होंगे। पहले वाले के लिए आपने फर्स्ट कॉलम ख़त्म किया, कांस्टेंट्स को यहाँ लिख दिया। दूसरे वाले के लिए सेकंड कॉलम को ख़त्म किया, कांस्टेंट को यहाँ लिख दिया। अब तीसरे वाले के लिए ये वाले कॉलम को ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट को यहाँ लिख देंगे। तो आपके पास अब A3 क्या बनेगा, A3 आपके पास बन जाएगा 9 5 6, तो ऐसे ही आ जाएगा। दूसरा क्या है 7 - 8, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और तीसरा क्या है 3 4 2, इसको हटा देंगे 6 1 4 लिख देंगे। और अब आप इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट, वही ऑर्डिनरी वे से। सबसे पहले 9 बाहर आ जाएगा, -1 4 -4, 8 1 8, फिर -7 बाहर आ जाएगा, 5 4 20, 6 1 6, फिर +6 बाहर निकालेंगे, 5 8 40, 6 1 6 -+6। सो A3 आपके पास आ गया 9, 8 - 4 होता है -12, -7 20 -6 होता है 14, +6 40 और 6 होता है आपके पास 46।
सो A3 इज इक्वल्स टू 12 9 ज़ा, आपको पता है 12 9 ज़ा -108 -7 14 ज़ा 98, और 46 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 276। आप इसको काइंडली चेक कर लीजिएगा। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 70। आप चेक कर लीजिए इसको। हेंस ये आपके पास A3 आ गया। तो अब आपके पास थर्ड वेरिएबल क्या है? T। T क्या होगा? A3 का डिटर्मिनेट अपॉन A का डिटर्मिनेट। A3 का डिटर्मिनेट आपने क्या निकाला? 70। A का डिटर्मिनेट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? -70। 70 से 70 गया, आंसर आ गया -1। अब आपके पास तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है। पहला वेरिएबल आपके पास क्या था? x। कितना आंसर आया आपके पास x का? x आ गया आपके पास 1। दूसरा क्या था वेरिएबल y। y आपने कितना निकाला? 0। तीसरा वेरिएबल है आपके पास t। t आपके पास कितना आ रहा है? -1। तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रैमर्स रूल। अब ये मैंने आपको सिखा दिया, जहाँ 0 आ जाए सिंगुलर मैट्रिक्स हो वहाँ पर सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ पर 0 ना आए क्रैमर रूल्स, तो क्रैमर रूल्स के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A तो चाहिए ही। फिर आप निकालेंगे A1 A2 A3। A1 के लिए इस कॉलम को गायब करेंगे, ये लिख देंगे। A2 के लिए इस कॉलम को गायब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। A3 के लिए इस कॉलम को गायब कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। और फिर डिटर्मिनेंट निकाल के इस तरह A1 x निकालना है, A1 अपॉन A, y निकालना है, A2 अपॉन A, t निकालना है, A3 अपॉन A। तो हर बारी में आप क्या करेंगे? अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A ही रखेंगे, और यही हमारे पास क्रैमर रूल्स है। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। एक और हम लेक्चर इस पे देंगे, और वो लेक्चर होगा सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यही काम, यही सवाल होगा, लेकिन मेथड दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आप क्रैमर रूल से अब हर सवाल कर सकते हैं। सब में ऐसा ही है। पहले में वेरिएबल क्या थे? x1 x2 x3। इसमें वेरिएबल क्या है? x y t। किसी में आ जाएगा x y z, किसी में आ जाएगा a b c। इससे क्या फ़र्क पड़ता है वेरिएबल से? सारे के सारे स्टेप्स तो वही लगेंगे क्रैमर रूल्स के। तो अब आप क्या करें, मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ कि 5 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे आप क्रैमर रूल से करें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यही क्वेश्चन लेंगे और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे मैट्रिक्स मेथड से, और आप देखेंगे मैट्रिक्स मेथड से भी यही आंसर आएगा, x1 y0 एंड t इक्वल्स टू -1। क्योंकि स्टूडेंट मेथड के चेंज करने से आंसर कभी चेंज नहीं होता। अगर आंसर चेंज हो जाए तो वो मेथड गलत होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। स्टूडेंट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ टू योर अदर फ्रेंड्स एज वेल, और कोई भी क्लास मिस नहीं करें। एक क्लास मिस करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 4। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।